Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. India stands firmly with Israel, Modi tells Knesset. ये मोदी जी गए हैं इसराइल, तो उसमें बोले हैं कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विथ इसराइल, मतलब वो जो हमास का अटैक हुआ था ना उसके सेंस में बोल रहा है। तो जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि यार फिर तुम वहाँ जो 70,000 लोग मार दिया इसराइल ने और अभी भी मार रहा है, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट बढ़ा रहा है, वो सब क्या है, वो मतलब उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक देश को वो बैलेंसिंग एक्ट का ज़रूरत है ना, आप ऐसे किसी के घर पे जाके एकदम उल्टा-सीधा नहीं बोल सकते ना। केस स्टॉल अब वो जो एसआईआर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जुडिशियल ऑफिसर्स अपील देखेंगे, तो उसमें जो केसेस है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। राजस्थान स्क्रैप्स, पहले राजस्थान में क्या था, 2 चाइल्ड नॉर्म था, मतलब अगर आपका 2 से ज़्यादा बच्चा है तो आप पंचायत में भाग नहीं ले सकते, तो उसको ख़त्म किया है। अजैब वेल डन फॉलोइंग अप ऑफ एडवर्स, ये जो कल हम लोग देखे थे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, वो जो वैक्सीन पे था सर्विकल कैंसर के लिए, उसी पे दिया हुआ है कि अच्छा काम किया है इंडिया ने, बस उतना ही है। डेमागॉग सेल्समैन डोनाल्ड ट्रंप, ये एक होता है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वो वहाँ का सेनेट, वो कांग्रेस को, मतलब जो दोनं हाउस है वहाँ का, उसको एड्रेस करता है। तो उसी पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि वो मतलब वो चेंज नहीं हुआ है अभी भी, उसका जो टैरिफ लगाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और उसके बाद भी ये वही काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे भी वही सब बोल रहा है कि जो जजमेंट है अनफॉर्चुनेट है, सही नहीं है। तो वही दिया हुआ है कि भाई थोड़ा तो सोच के, जैसे क्या दिया हुआ है, एक इन्फ्लेशन पे उसने बोला है कि हम लोगों ने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है। तो इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि जो बाइडेन जो था वो 9% से लेके आया था 2.9%, और अभी कुछ अराउंड 2.4% है, तो वो क्या ही कंट्रोल किया है। और फिर ये जो एप्स्टीन वाला स्कैंडल है उस पर थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन वो ऐसा कुछ, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है। बैलेंसिंग फेथ, डिग्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट, देखिए कुछ दिन पहले इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का जजमेंट है, जिसको बोलते हैं सबरीमाला जजमेंट। उसमें क्या बोला था कि जो एंट्री है सर्टेन एज, मतलब जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उनका जो एंट्री बैन किया हुआ है वो टेम्पल में, सबरीमाला टेम्पल में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस पर फिर रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, फिर एक 7 जज बेंच बना, फिर एक 9 जज बेंच बना जो अभी हियरिंग करने वाला है। तो इनका क्या कहना है, जो सुरीत सुरीत पार्थसारथी हैं, ये अपना उस जजमेंट के बारे में बताते हैं कि 4 लोगों ने उसके फेवर में दिया था, एक डिसेंटिंग जजमेंट था इंदु मल्होत्रा का। तो मेनली क्वेश्चन है 2 आर्टिकल्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 25 जो इंडिविजुअल फ्रीडम टू रिलीजन, फ्रीडम मतलब रिलीजन का फ्रीडम देता है, और दूसरा है जो ग्रुप का देता है, डिनोमिनेशन जिसको बोलता है। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या यूज़ करता है कि कोई चीज़ अगर जाता है कि भाई रिलीजन अगर किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि नहीं, तो क्या यूज़ करता है वो, एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन, मतलब कि अगर हम लोगों को ये लगे, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि ये चीज़ एक रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो वो उसको अलाउ करेगा, अगर नहीं है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है लेकिन वो राइट को, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तब उसका क्या करेंगे? तो जैसे ये एक देते हैं, शास्त्री यज्ञा पुरुषाद जी वर्सेस मूलदास बुधरदास वैश्य का एक वो देते हैं कि स्वामीनारायण सेक्ट था, इसका कुछ कुछ था, तो उसमें क्या बोला कि जो चीफ जस्टिस थे उसने बोला कि जेनेसिस ऑफ द सूट इज फाउंडेड ऑन सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू टीचिंग्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। अब ये बोल रहे हैं कि ये हिंदू टेक्स्ट पे रिलाई किए हैं, लेकिन जो उस डिनोमिनेशन के लोग हैं उनसे कुछ हुआ नहीं, वो तो बस वहाँ उनके लॉयर बोलते हैं। तो जो भी ये उनका, ये अब क्या बोलते हैं कि जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे उन्होंने जो सबरीमाला जजमेंट में अपना ओपिनियन, जो जजमेंट लिखा था, उसमें उन्होंने एक लिखा था, एक डॉक्ट्राइन दिया था कि हम लोग उसको यूज़ करें एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट पे, कि ये ना बोलें कि वो है कि नहीं है,
पहला हम लोग मान लें कि वो है, कोई भी चीज़ अगर जाता है कि भाई देखो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उसका ये नहीं देखें कि भाई ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। हम लोग उसको मान लेंगे पहले ही कि हाँ, ये ठीक है, ये रिलीजन का पार्ट है। और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है? आर्टिकल 14 है या 15 है, 19 है, कोई भी। अगर वो करता है तो उसको खारिज कर दो, उसको वॉइड घोषित कर दो। वो एसेंशियल हो कि नहीं, ये क्वेश्चन में ही नहीं जाना है कि एसेंशियल है कि नहीं, उस क्वेश्चन को ही हटा दो। अभी जो 9 जज बेंच है वो देखेगा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को हम लोग कैसे वो करें, इंटरप्रेट करें, क्योंकि अभी तक केस टू केस बेसिस पे हुआ है कि एक फॉर एग्जांपल कोई जैसे सबरीमाला गया उसमें कि ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे बोल दिया कि हाँ गलत है। किसी में गया तो बोला कि नहीं नहीं ठीक है, ये वाला सही है। तो ऐसा चल रहा है। अब जैसे जो बोहरा कम्युनिटी है, उन लोगों में क्या होता है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में वो फीमेल म्यूटिलेशन होता है। जो पारसी वुमन है उनको, वो अगर किसी बाहर वाले से शादी कर लेती है ना, तो उनको बोलते हैं कि अब तुम पारसी नहीं हो। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं? तो चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे, और जिसको ये फेवर कर रहे हैं कि इनका आर्गुमेंट है, ये जिन्होंने लिखा है कि आप मान लो कि ये चीज़ है रिलीजन में, एसेंशियल है कि नहीं वो छोड़ दो, उस क्वेश्चन में ही मत जाओ। अब देखो कि क्या वो वायलेट करता है राइट को। अगर हाँ करता है तो उसको वॉइड घोषित कर दो, अगर नहीं करता है तो उसको रहने दो। The anti-exclusion test acknowledges that faith must remain autonomous in its own domain. Article 25, Article 26. But its outward exercise must comport with the Constitution's commitment to equal moral membership. Constitutional morality को फॉलो करना है। तो ये चीज़, ये बहुत मतलब अच्छा आर्टिकल है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। खास करके ये जो डॉक्ट्राइन है एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट, इसको आप लोग समझिए कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को वो डू अवे विथ कर देता है। अनपैकेजिंग द मिथ ऑफ सेफ बॉटल। अब देखिए ये लोग, ये दोनों जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, केवल यूपीएससी के हिसाब से नहीं, इवन अदरवाइज। जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, उनका इन्होंने अलग अलग सैंपल लिया, मतलब कोई लोकल ब्रांड, कोई नेशनल ब्रांड, कोई ये कोई वो, सब में इनको मिला है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक होता है एकदम छोटा-छोटा आर्टिकल होता है, वो पार्टिकल होता है व्हिच इज़ स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर। अब माइक्रोप्लास्टिक का सबसे खतरनाक क्या चीज़ है कि वो जो जो शील्ड होता है हमारा, जो मतलब सेल है जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसके अराउंड एक उसका प्रोटेक्टिव शील्ड होता है। ये उसको वो कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। इससे भी छोटा एक होता है नैनो प्लास्टिक। ये कुछ ज़्यादा वो ये माइक्रो प्लास्टिक करे ना करे, नैनो प्लास्टिक पक्का कर देता है। इन लोगों का अभी क्या इम्पैक्ट है वो नहीं देखा गया, जाना गया है, लेकिन प्रोबेबली ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब इससे कैंसर हो सकता है और ढेर सारा इससे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में जा रहा है और एक तो बायो एक्यूमुलेशन होगा, बायो मैग्निफिकेशन होगा। तो ये वही दे रहे हैं कि जो बॉटल्ड वाटर है ना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो किया क्या जाए? बोल रहे हैं कि ये तो इंडिस्पेंसेबल है बॉटल्ड वाटर, जैसे डिजास्टर रिलीफ, एरियाज लैकिंग रिलायबल पोर्टेबल वाटर, ये वो। तो सब हम लोगों को जो एक्सपोजर है उसको कम करना चाहिए कि पॉइंट ऑफ यूज फिल्ट्रेशन केपेबल ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ बॉटल्ड वाटर। कि लिखे हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर में स्टोर्ड है तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक बनने का ज़्यादा चांस है। उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर मत रखिए, उसको हाई टेम्परेचर पे स्टोर मत रखिए। पब्लिक में रिफिल स्टेशंस बनाइए कि जो अपना बॉटल लेके गए वहाँ पे भर लिए। पब्लिक वाटर डिस्पेंसिंग सिस्टम बनाइए। Strengthening municipal water supply system, ensuring transparent public disclosure of water quality, expanding access to affordable household filtration, improving consumer awareness। तो हम लोगों को ये बोल नहीं रहे हैं कि बॉटल को बैन कर दो, बोले वैसा नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है, इंडिस्पेंसेबल है, लेकिन उसका कुछ मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। देखिए वही दिया हुआ है, मोदीज इजराइल विजिट बैलेंसिंग टाइज अमिड वेस्ट बैंक टेंशन। अभी क्या किया था कि जो एक वो आया था, क्या रेजोल्यूशन बोलेंगे जो भी बोलेंगे, जिसमें इसको कंडेम किया था, तो पहले इंडिया ने साइन नहीं किया, फिर 24 घंटे बाद ऐसा कुछ उसको साइन किया।
तो वहाँ पे वो इज़राइल को वो किए, क्रिटिसाइज़ किए। लेकिन इज़राइल को हम लोग छोड़ नहीं सकते ना, वेस्ट एशिया में वो बहुत बड़ा पावर है, देश छोटा है, पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके साथ हम लोगों को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। डीकोलोनाइज़िंग एंड डीनोबलाइज़िंग साइंस, ये जो है वासुदेवन मुकुंद, ये बढ़िया-बढ़िया आर्टिकल लिखते हैं साइंस से रिलेटेड। ये जो आर्टिकल है ना, ये यूपीएससी के लिए कुछ नहीं है काम का, लेकिन ये बेसिकली है कि कोई टर्म आप यूज़ करते हो ना, तो उसमें एक कॉनोटेशन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, लूट जो वर्ड है, तो जैसे ही आप लूट सुनिएगा, तो आपके एक दिमाग में कुछ बनेगा कि हाँ, ये होता है। लूट मतलब कुछ किडनैपिंग नहीं, मतलब एक कॉनोटेशन आपको दिमाग में आता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसा है जिसको कॉनोटेशन जो है वो कॉलोनियल दिमाग में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें कि गवर्नर जनरल अगर कोई वर्ड है, तो वो ऑब्वियसली कॉलोनियलिज़्म से वो रिलेटेड है। जो पहले गवर्नर जनरल थे, उनका वर्ड हटा कर के हम लोग राष्ट्रपति कर दिए। तो वो एक डीकोलोनाइज़ेशन का वो एक वो प्रोसेस था। ये एक एग्ज़ाम्पल है छोटा-सा। अब ये बोल रहे हैं कि साइंस को इस तरह से किया जाए, डीकोलोनाइज़ और डिनोबलाइज़िंग। तो उसे वही दिया हुआ है, कुछ ख़ास नहीं है। हाउ आर इंडियन फर्म्स ट्रेनिंग एलएलएम्स? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। ये देख चुके हैं, टेक्स्ट पे इन लोगों को ट्रेन किया जाता है। इसमें फिर एक टर्म होता है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। वो आपके जो आप अगर गेमिंग लैपटॉप लोगे ना, तो उसमें भी जीपीयू रहता है, लेकिन ये लोग बहुत हाई पावर का जीपीयू यूज़ करते हैं। तो जैसे द इंडिया एआई मिशन has subsidized efforts to conduct training in India by commissioning over 36,000 GPUs in data centers. तो जीपीयू का मतलब ज़रूरत है एलएलएम में। एलएलएम क्यों ज़रूरत है? तो एआई बनाने में। अब उसी पे ये आर्टिकल दिया हुआ है कि व्हाट आर इंडियन फर्म्स हाउ आर इंडियन फर्म्स ट्रेनिंग एलएलएम। तो ये कैसे ट्रेन होते हैं कि कुछ जैसे ये जो है जो सर्वम वो वाला है एआई है, वो उसका 2 है। एक तो उसमें 105 बिलियन पैरामीटर्स पे है। तो ऐसे भी हैं जो 1 ट्रिलियन ट्रिलियन जैसे इवन ओवर अ ट्रिलियन पैरामीटर्स पे जो बेस्ड हैं। तो वही है कि इंडिया अभी मतलब बिगिनिंग स्टेज में है, वो धीरे-धीरे अपना प्रोग्रेस कर रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आए तो ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा। जो टेक्निकल पार्ट है ना एआई का, उससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। उससे क्या पूछेगा कि एलएलएम इज़ रिलेटेड टू, या एलएलएम के बारे में 1-2 वर्ड पूछेगा। जीपीयू के बारे में 1-2 वर्ड पूछेगा। उससे डिटेल में नहीं जाएगा कि जैसे 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, वो हम डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है। वो मेंस में भी नहीं पूछेगा। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, ये आया था न्यूज़ में कि यूनियन गवर्नमेंट कर रहा है इस पे काम। और वो उसमें जैसे कोई भी कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्री है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल पावर्ड कोल पावर प्लांट। उसके बाद स्टील होता है, और 1-2 फैक्ट्री है, सीमेंट है, स्टील है, केमिकल्स है, ये सब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या है कि आप कार्बन को कैप्चर कर लिए, वो अलग-अलग मेथड होता है उसका, 3-4 मेथड है। उसको कैप्चर करने के बाद आप उसको अलग-अलग जगह यूज़ करते हो। तो उसी को बोलते हैं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन ठीक है, हो गया, लेकिन अगर आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, तो एक होता है स्टोरेज, CCUS। ये जो ऐसा कोई माइन है अंडरग्राउंड, या कोई रॉक वो ऐसा उसमें जैसे आप पढ़ोगे जो लाइमस्टोन का जो सरफेस जो वो होता है, उसमें वो पोरस होता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें वो उसको इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, और फिर वो वहाँ पे स्टोर रहता है। फिर देखिए, एक अंबुजा सीमेंट है, वो कुछ काम कर रहा है। जेके सीमेंट है, वो कुछ काम कर रहा है। ऑर्गेनिक रिसाइक्लिंग सिस्टम लिमिटेड है, वो कुछ काम कर रहा है। तो ये सब एग्ज़ाम्पल आप लोग यूज़ कर सकते हो। दूसरे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, वो सब दिया हुआ है। सीसीयूएस आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अगर आपको लेकिन ये एक तरह से पता है क्या है कि आप कार्बन को कम नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ठीक है, कार्बन प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको स्टोर कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे कहीं और। ये नहीं सोच रहे कि यार कार्बन का एमिशन ही डाउन कर दो ना यार। व्हेन होम बिकम्स हॉस्टाइल, ये एक किताब आया है नया, उसी के ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट में जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर।
सुप्रीम अब ये सही है कि एनसीईआरटी ने एक लिखा अपने किताब में, एक टॉपिक दिया, करप्शन इन जुडिशरी। वो अगर आप उसको पढ़िएगा, उसका कहीं से मेरे को स्क्रीनशॉट मिल गया, वो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ वैसा लिखा नहीं है। उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि करप्शन, जो जजेस हैं उनको इम्पार्शियल, मतलब ऐसा करप्ट नहीं, उनको फ्री एंड फेयर विजिबल होना चाहिए पब्लिक में। अगर करप्शन है तो इन हाउस मैकेनिज्म है सुप्रीम कोर्ट का। उसके अलावा सीपी ग्राम्स के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि जजेस को हटा सकते हैं। कुछ वैसा डेरोगेटरी नहीं है, और वो वही चीज़ लिखा है जो पब्लिक डोमेन में है। और अगर इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट अगर इसका वो कर रहा है, करप्शन रिमार्क, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि जुडिशरी में कोई करप्शन नहीं है? नॉट ओनली लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में करप्शन नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो इस पॉइंट को ऐसा मिस मत करिएगा, हर जगह करप्शन है। और ये एक तरह ये क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास जब इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, तो इतना मतलब बड़ा इंस्टीट्यूशन, दुनिया का सबसे ऐसा बड़ा सुप्रीम कोर्ट, इतना बड़ा बड़ा जजमेंट दिया है, उसको एक छोटा सा 2 पैराग्राफ का टेक्स्ट से प्रॉब्लम हो गया। एट्थ क्लास का बच्चा है, वो ही नीड्स टू थिंक नो। अगर उसको थिंकिंग नहीं वो सिखाएंगे कि हाँ यहाँ भी करप्शन हो सकता है। वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल करप्ट हो सकता है। अब इंडिविजुअल पार्ट है उस सिस्टम का, तो उस सिस्टम को थोड़ी बोल रहा हो, तो इंडिविजुअल पे है। और अगर सिस्टम को भी बोल रहा है तो उसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट डिनाइज फिल्म, ये यादव जी की लव स्टोरी को बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, चले गए थे यादव जी, ये हमारा सेंटिमेंट हर्ट हो गया है। वो जो अभी क्रैश हुआ है अजीत पवार का प्लेन, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये लाया है कि कुछ डिफेंस डिग्निटरीज के लिए कुछ प्लेन लिया जाएगा। सेंसस डेटा का वो लोग ट्रैक रखेंगे इन रियल टाइम। कोर्ट्स नाउ जस्टिफाई एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ये जस्टिस दीपक गुप्ता, इन्होंने बहुत मतलब स्ट्रांगली वर्डेड वो दिया है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वर वेरी एक्टिव, they took a proactive role in protecting the environment. Unfortunately, this is not true anymore. Now there are certain phrases which the court uses to justify environmental degradation. Procedure has become more important than the environment. मतलब कि जो प्रोसेस है वो अगर फॉलो हुआ है तो ठीक है भाई, सब सही है, उसका इम्पैक्ट क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे। I am sorry that it is not where the court's role finishes. The procedure may have been followed, but if the end result is an environmental disaster, the court is required to step in. I want to give 2 examples. The Nicobar case is one in which the NGT procedure was followed. The procedure may be followed. I have read a court order that you cut trees in the Andamans फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन। ये सुप्रीम कोर्ट, ये गवर्नमेंट का स्कीम था कि नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में ये पाम ऑयल लगाएंगे, तो पाम ऑयल वहाँ पे लगाएंगे, विच इज़ द मोस्ट डैमेजिंग फॉर इकोलॉजी, एंड द कंपनसेटरी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक, व्हाट नॉनसेंस आर वी टॉकिंग? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हैज बिकम अ जोक। उसके बाद ये वंतारा का बोलते हैं, द रिलायंस ओन एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर इन गुजरात। आई कैंट अंडरस्टैंड हाउ द सुप्रीम कोर्ट वेंट। It seems the Vantara people got the writ petition filed. तो खुद ही इन्होंने कर लिया। The Supreme Court says if a chief minister makes some remarks that are unpalatable, then go to the High Court. ये असम के सीएम के बारे में कमेंट है। But in Vantara, the top court appointed a commission which gave a report in 1 week and they said everything is honky dory. अब देखिए ये बहुत वैसा डायरेक्टली अब इस पे वो सो मोटो लेंगे क्या कॉग्निजेंस? ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान, इन्होंने लिखा है कि आर्ट सिनेमा के नॉट बी यूज टू विलिफाई कम्युनिटीज। आर्टिकल 19 का जो एक दिया हुआ है कि आपका एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, उसके ऊपर ये बोला जा सकता है कि हाँ यार, तुम अपने मूवीज बना के किसी को ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब जो भी डिफेम या जो, और फिल्म को प्रोड्यूस करना, लेकिन ठीक है आप एक तरह से ये बोला जाए कि ठीक है आपने एक फिल्म बनाया, उसमें कोई डिफेम मतलब एक आपका स्टोरी है, लाइन है, तो ये लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगा कि ये किसी को विलीफाई करने के लिए है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए है? तो ये एक मतलब डिबेट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है 19(1)(a) और 19(2) में। ममता क्लास 10 एडमिट कार्ड्स, यही हो रहा है
सुप्रीम बोले वो आर्टिकल आप लोग कुछ दिन जाइएगा, कुछ दिन पहले वो, अगर नहीं पढ़ा आपने तो पढ़िएगा, गौतम भाटिया का जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो पेड में होगा। वेटरन कम्युनिस्ट लीडर प्रोपोजल। अभी ईसी और एसईसी जो होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ये याद रखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम नहीं करता है। और एक जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। गांधी फैमिली कांग्रेस। मणिपुर एमएलए स्कीम रिफ्यूज ब्यूरियल टिल गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड एनआईए प्रोब। एक इसरो का एक मिशन था GSLV-15, GSLV-F-15, ये लॉन्च सही हुआ था, ये लॉन्च हो गया और इसने सैटेलाइट को देना था जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, उसमें दे भी दिया, लेकिन उसके बाद वो जो इंटेंडेंट ऑर्बिट था उसमें नहीं जा पाया। उसमें इन्होंने बोला है कि एक लूज कनेक्शन था जिसके कारण एक वॉल्व खुलना था। लूज कनेक्शन मतलब वो कंट्रोल में, वो उसमें नहीं कि नट ढीला है, तो उसके कारण वॉल्व खोलने का जो कमांड दिया गया वो नहीं खुला, तो उसके कारण जो मतलब दिस वॉल्व इज क्रूशियल फॉर फायरिंग द इंजन, तो वो नहीं हो पाया, तो वो जो ऑर्बिट है वो चेंज नहीं हुआ। ऑर्बिट चेंज कैसे करते हैं ये लोग? यार एक तो नॉर्मल है कि भाई अर्थ का जो अगर आपने एक ऑर्बिट में डाल दिया तो वो घूमते रहेगा। ऑर्बिट चेंज करना है तो उसको थ्रस्ट दिया जाता है कि उसमें थोड़ा सा फ्यूल बर्न करेंगे, उसको थ्रस्ट मिलेगा, वो थोड़ा सा ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, तो वो थ्रस्ट चाहिए था इसको, वो नहीं मिल पाया। सेंट और ये देखिए, ये जीएसएलवी का भी आ चुका है कि एक फेल मतलब सक्सेस, वो पार्शियल सक्सेस था। पीएसएलवी 2 बार फेल हो चुका है। तो जो लॉन्च व्हीकल्स है उसको एक बार वो देख लीजिएगा, वो हो सकता है प्री में पूछ दे। उसका फिर नोट्स और टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा ना, आपको मिल जाएगा। जीएसएलवी, LVM-3, पीएसएलवी, उसमें पीएसएलवी में सॉलिड लिक्विड, जीएसएलवी और एलवीएम में सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजर और जो फ्यूल होता है वो बहुत लो टेम्परेचर पे वो होता है। ये सब थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। RTI प्ली फॉर, अब ये जो बंदा है कोई, जिनका नाम है चक्रधर बुद्धा, ये गए कि भाई हमें, अभी कुछ दिन पहले जो मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने क्या लिखा कि जो बिल था, इट वाज प्रीसीडेड बाय एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस विद स्टेट गवर्नमेंट्स, टेक्निकल वर्कशॉप्स एंड मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशंस। तो ये इन्होंने आरटीआई फाइल कर दिया कि भाई जो भी ये मंत्री साहब बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा डिस्कशन हुआ है, उसका हम लोगों को डिटेल दे दो। तो डिटेल नहीं दिया, क्या बोल के कि डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज, मतलब अभी वहाँ पे वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जो प्लान है, जो हमारा स्कीम है, तो वो अभी तक हम लोग थोड़ा प्लानिंग में है। तो डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज इट सेड वुड इन्वॉल्व शेयरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑनगोइंग डेलिब्रेशंस एंड डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें ऐसा क्या है जो आपने हाइड कर लिया? डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में भी तो डिस्कशन होता है पॉलिसीज को लेके। ये अपना वो है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, ये यूजीसी, एआईसीटी, ये सबको रिप्लेस करेगा। सिम बाइंडिंग का कल देखे थे, व्हाट्सएप ने बोला है कि ठीक है हम लोग सोच रहे हैं। एक बहुत पहले, आज से 13 साल पहले मुजफ्फरनगर में भयानक दंगा हुआ था। वहाँ पे जो 37 वो अक्यूज थे उनको एक्विट कर दिया गया फॉर लैक ऑफ एविडेंस। अब यूएस ने फिर से 126% टैरिफ लगा दिया इंडिया के सोलर इंपोर्ट पे। अब ये क्या डील हुआ है ये भगवान जाने, इसने फिर लगा दिया सोलर इंपोर्ट पे, और इंडिया ने लगभग $1 बिलियन का सोलर जो पैनल है, जो भी सोलर ये होता है पैनल, उस पे उसको यूएस को इंपोर्ट किया है, और कहीं डेटा दिया हुआ है। इन 2022-23 गलत बोल दिए हम, 2022-23 में 1000 मिलियन वर्थ, 1000 मिलियन कितना हो गया, 1 बिलियन हुआ। Photovoltaics were exported and that rose to 1939.92 million in 2023। मतलब एक साल में इतना ज़्यादा जंप है, लगभग आप देखिए 939% का जंप है। तो ये किस चीज़ का है? मतलब ये फिर 1939 आप जोड़ोगे तो 1 बिलियन 939 मिलियन होगा। फिर अभी 2025 में अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर तक 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में 954 मिलियन का था।
फिर ये देखिए पीएमओ मीट्स ऑन कैफे 3 नॉर्म्स। अब देखिए इसमें क्या है, कॉर्पोरेट फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म। इसमें देखिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म, इसमें एक चीज़ आप समझिए कि एक होता है BS6, BS6 अभी चलता है, और ये कैफे 3 नॉर्म्स, ये क्या है? कैफे 3 नॉर्म्स टारगेट करता है कार्बन एमिशन को, कि एक कंपनी है वो 100 कार बनाता है, तो एवरेज उसका कितना कार्बन एमिशन होता है। जो BS6 है वो वेहिकुलर एमिशन को टारगेट करता है, कि जो टेल पाइप एमिशन बोलते हैं, वो जो वो एग्जॉस्ट रहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साइलेंसर, उससे वो हिंदी में तो नहीं जो वर्ड है, तो उससे वो जो एमिशन होता है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। फिर एक ये दिया हुआ है क्रेग द एलिफेंट एंड द प्रॉमिस एंड प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड लाइफ सुपरस्टार्स। ये वाला देखिए जियोग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर स्पाइक्स लीड टू चेंज इन एल नीनो लेबलिंग। मतलब कब एल नीनो हो रहा है, कब ला नीना हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। क्यों? तो टेम्परेचर स्पाइक के कारण। बस यही है। एल नीनो एल नीना क्या है आपको, ला नीना क्या है आपको पता होना चाहिए। एल नीनो में जो वेस्टर्न पैसिफिक होता है, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, उसमें लो टेम्परेचर होता है, और जो सॉरी ला नीना में, और जो एल नीनो होता है उसमें वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे लो टेम्परेचर चाहिए क्योंकि वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है। अगर वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो दिक्कत होता है वो, तो उसके कारण जो इंडियन मानसून और ये सब में असर पड़ता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो एल जो नॉर्मल कंडीशन होता है बेसिकली, कि जो इंडियन ओशन वाला पार्ट, मतलब इंडियन ओशन नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया का वो उधर देखा जाता है, वहाँ पे जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस में वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। और जो पेरू कोस्ट है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, और एल नीनो में वो उल्टा हो जाता है और ला नीना में वो और बढ़ जाता है। बाकी रीजनल में अब ये वाला चल रहा है, इन पे रॉयटिंग का वो लगा दिया है, जो वो है दिल्ली पुलिस ने। ये रीजनल में तो पता ही है, कुछ रहता नहीं है। कुरुक्षेत्र। ये देखिए क्लाइमेट चेंज कंसर्न ये कैसे हो गया। अगर कोई ऐसा बर्ड है जो कहीं और, या कोई स्पीशीज है जिसका एक एरिया बना हुआ है, ठीक है, कि वो इस हैबिटेट में रहेगा, और वो अगर किसी और हैबिटेट में मिल रहा है, या अनयूजुअल उसका वैसा हैबिटेट हो गया है, तो वो फिर एक साइन है कि कुछ तो गड़बड़ है। बस इतना ही है। वही याद रखिएगा LLM क्या होता है, GPU क्या होता है। और इन जो IR है उसमें भी जो वेस्ट एशिया, उसमें एक बोलते हैं कि जो UAE है, कल हम बताएं, वो UAE सऊदी अरब से लड़ रहा है। पूरा जो अरब वर्ल्ड है वो इसराइल से लड़ रहा है। इसराइल ईरान से लड़ रहा है, और अरब वर्ल्ड भी ईरान से लड़ रहा है, और वो दोनों मिलके इससे मतलब पूरा घोलमोल हुआ हुआ है, और इसलिए इंडिया को बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी क्या हुआ, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ कर लिया है एग्रीमेंट, तो UAE इंडिया के साथ करना चाह रहा था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान देते रहें। और US उसमें इंटरफेयर कर रहा है। अगर US वहाँ पे कुछ करेगा तो इसराइल इंटर वो जाएगा ही उसके सपोर्ट में।
वही। तो आप लोग को कोई डाउट हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और जो हिस्ट्री का वो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो हर सैटरडे संडे को होता है। उसमें फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम नोट्स भी डाल देते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। उसमें पूरा कवर करेंगे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है। थैंक यू।